हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू ग्लांस एकेडमी। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे घटना चक्र पूर्वालोकन शॉर्ट नोट्स, जो कि आपके इंडियन इकोनॉमिक्स के हैं। और यहाँ से आपको यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024, साथ ही साथ आरओ प्रीलिम्स 2024 में बहुत ही हेल्पफुल मदद मिलेगी। साथ ही साथ आप करंट अफेयर्स और बजट के साथ इस अगर वीडियो को देखते हो या इस पीडीएफ को पूरा तैयार करते हो तो आपके इकोनॉमिक्स के एक भी प्रश्न फिर गलत नहीं होंगे, क्योंकि मैक्सिमम या तो रिपीटेड प्रश्न होते हैं कॉन्सेप्ट और स्टैटिक को लेके, और बाकी जो बचे हुए प्रश्न होते हैं आपके करंट अफेयर्स और बजट से होते हैं। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है घटना चक्र के पूर्वालोकन को पढ़ना। अगर किताब नहीं पढ़ पा रहे तो ये वीडियोज और शॉर्ट नोट्स को जरूर देख लेना। ये पूरी तरीके से कंप्लीटली हैंड रिटन नोट्स तैयार किए गए 2023 के एडिशन से। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने लास्ट क्लास में मनी एंड बैंकिंग के अंतर्गत कुछ टॉपिक पढ़े थे और आज हम उसे पूरा कंप्लीट करेंगे। तो आ जाइए टॉपिक पर। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी से संबंधित कुछ उपकरण देखे थे, जो कि परिमाणात्मक यानी कि एक तरीके से बाध्यकारी थे, और दूसरे थे एक गुणात्मक या यूं कहे कि आरबीआई के द्वारा जो अपील की जाती है उस तरीके के थे, जो सभी बैंकों पे बाध्यकारी नहीं थे। तो यहां तक हम लोगों ने कल टॉपिक को पढ़ लिया था इससे पहले क्लास में, और आज हम लोग पढ़ेंगे आरबीआई के ओपन मार्केट ऑपरेशन, क्योंकि पॉइंट वाइज चीजें लिखी हुई हैं और यहीं से बेसिक कॉन्सेप्ट भी हम लोग समझते हैं, जो आपको मैं डिस्कस करता हूं, डिटेल से बताता हूं। तो चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, और वीडियो के नीचे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, और इसकी पीडीएफ की डिटेल जो कि पेड होगी पीडीएफ वीडियो के नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगी। तो पॉइंट नंबर 52 को हम डिस्कस करेंगे। तो यहां पर इस पॉइंट को आपको समझना है कि आरबीआई के ओपन मार्केट ऑपरेशन के बारे में, ये मैंने आपको कल भी बताया था इससे पहले क्लास में। ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब होता है कि जब आरबीआई प्रतिभूतियों का क्या करती है, खरीद और बिक्री करती है, इसके संदर्भ में होता है। जैसे मान लो कि सरकार ने कोई सिक्योरिटी बॉन्ड निकाला कि भाई भारत सरकार का सिक्योरिटी बॉन्ड एजुकेशन से रिलेटेड है, या फिर एनवायरमेंट क्लियरेंस से रिलेटेड है, या एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड है, और आपने क्या किया, उस सिक्योरिटी बॉन्ड को खरीदने के लिए कुछ पैसे इन्वेस्ट किए, बैंक में जमा किए, और बदले में आपको सिक्योरिटी पेपर का एक पेपर मिल जाता है और उसे अपने घर आप ले आते हो, जिसपे कुछ प्रॉफिट दिए होते हैं, डिस्काउंट दिया होता है। लेकिन इसको आप कैसे खरीदोगे, सरकार से थोड़े खरीद सकते हो। तो सरकार क्या करती है, आरबीआई को दे देती है, आरबीआई क्या करती है, सारे बैंकों को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, और फिर बैंक क्या करते हैं, आपको दे देते हैं और आप उनसे खरीद लेते हो। तो इसमें सरकारी प्रतिभूतियों और ट्रेजरी बिल का क्रय विक्रय किया जाता है। अब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है दोस्तों, क्रय विक्रय के साथ ट्रेजरी बिल का। तो ट्रेजरी बिल क्या होते हैं, एक तरीके से शॉर्ट टर्म प्रतिभूतियां होती हैं जो एक साल से कम की होती हैं, जैसे 91 दिन, 182 दिन, 364 दिन। लेकिन जो एक साल से अधिक की प्रतिभूतियां होती हैं, जो एक साल के बाद जो है कि मेच्योर होती हैं, उनको हम लोग सिंपली क्या कहते हैं, सिक्योरिटीज कह देते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ाने के लिए केंद्रीय बैंकों द्वारा लोगों से सरकारी प्रतिभूतियों को क्रय किया जाता है। अब यहां पर पॉइंट को समझना है आपको। जैसे मान लेते हैं कि आरबीआई चाहती है कि लोगों के पास पैसा नहीं है, जिसकी वजह से लोग डिमांड नहीं कर पा रहे हैं, और डिमांड नहीं होने की वजह से क्या हुआ, जो कंपनियों ने प्रोडक्शन को बना के मार्केट में रख रखा है, सप्लाई अधिक रखी है, और वो मंदी आ रही है। मंदी कब आती है दोस्तों, अगर आपको पता हो कि डिमांड अगर डाउन जा रही है तो मार्केट में पड़ा हुआ चीज जो सप्लाई हो चुकी है, ऑलरेडी बन के प्रोडक्शन हो चुका है, वो अधिक है। तो इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था सुस्त हो रही है, मंद हो रही है। और ये कब गति पकड़ सकती है, जब डिमांड को हम बढ़ा दें। और डिमांड कब बढ़ेगी, जब लोगों के पास पैसा होगा। भाई आपके पास अगर कोई पैसा होगा तभी तो आप कोई चीज खरीदोगे। तो उस डिमांड को बढ़ाने के लिए आरबीआई क्या करेगी, सिंपल बात है कि अधिक से अधिक सिक्योरिटीज को खरीदेगी बैंकों से, और जब बैंकों से जब खरीद के अपने पास रख लेगी, पब्लिक तो खरीद नहीं पा रही है, क्योंकि पब्लिक एसबीआई के पास जा रही है, पीएनबी के पास जा रही है, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास जा रही है अपने ही अकाउंट से पैसे निकालने के लिए। तो वहां के मैनेजर आपको सिखा रहे हैं कि सर आप सिक्योरिटीज खरीद लो, सरकार ने बहुत अच्छा ऑफर दिया है, बहुत अच्छा परसेंटेज डिस्काउंट मिल रहा है, बहुत अच्छा आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो आपने कहा कि सर मैं तो खुद अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने खाते से पैसे निकालने आया हूं, मेरे पास तो अभी इतने पैसे हैं ही नहीं कि मैं सिक्योरिटी खरीद लूं। तो इसका मतलब क्या है, लोगों तक पैसे पहुंचाने के लिए आरबीआई ने बैंकों को पैसा दिया। कैसे, जब आरबीआई ने बैंकों से सारी सिक्योरिटीज को खरीद लिया अपने पास और बदले में सारा पैसा दे दिया, फिर उन बैंकों ने धीरे धीरे किसी योजना के माध्यम से, किसी लोन के माध्यम से लोगों तक पैसा पहुंचाना शुरू कर दिया सस्ती दरों पे, और लोगों के पास पैसा आने लगा। तो इसी को कहते हैं अर्थव्यवस्था, मुद्रा की आपूर्ति बढ़ गई। तो आपूर्ति बढ़ाने के लिए क्या किया गया, सरकारी प्रतिभूतियों को क्रय किया गया, यानी खरीदा गया। किसके द्वारा, केंद्रीय बैंकों द्वारा।
और लोगों से भी आप ये काम कर सकते हो। सरकार द्वारा केंद्रीय बैंक से ऋण भी लिया जाता है। भाई सरकार का बैंकर भी तो है। मैंने बताया था कि आरबीआई क्या है, आरबीआई केंद्रीय बैंक होने के साथ साथ सरकारों का भी बैंकर होता है, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, दोनों ही अपने पैसे को आरबीआई के पास सुरक्षित रख सकती हैं। तो सिंपल है कि केंद्रीय बैंक ऋण भी तो ले सकती है, मतलब सरकार ऋण भी तो ले सकती है। अगले पॉइंट को देखें, 54 पॉइंट में कहा जा रहा है कि इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। और इस मॉनेटरी पॉलिसी के तहत वो यानी मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के बैंक की दर में वृद्धि कर सकती हैं, रिजर्व अनुपात में वृद्धि कर सकती हैं, खुले बाजार की प्रतिभूतियों का विक्रय कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे जो टूल्स होते हैं उनमें इंक्रीमेंट कर देते हैं। कहने का अर्थ हो गया कि मौद्रिक नीति के द्वारा कैसे मुद्रास्फीति को रोका जाएगा। मुद्रास्फीति का मतलब है कि जब महंगाई बढ़ रही है, एक सामान्य कीमत स्तर से अधिक प्राइस हो रहा है, और ये तभी हो रहा होगा जब लोगों के पास पैसा होगा। तो क्यों ना हम लोगों से पैसा छीन लें। कैसे छीनोगे कि आगे जो पैसा है वो सरकार मतलब पब्लिक के पास ना पहुंचे। कैसे? जब आप लोन की रेट को 10% से बढ़ा के 15% कर दो तो कोई व्यक्ति लोन नहीं लेगा। जो भी आपने सिक्योरिटीज रखी है अपने पास उसे बेचना शुरू कर दो। जब आप बेचोगे तो बदले में आपके पास पैसा आएगा आरबीआई के पास, और सारा सिक्योरिटी पेपर बैंकों के पास चला जाएगा। तो कहने का मतलब हो गया कि जब भी मुद्रास्फीति बढ़ती है तो केंद्रीय बैंक मॉनेटरी पॉलिसी का प्रयोग करके अपने पास सारा पैसा इकट्ठा करने की सोचती है, चाहे वो बैंकों से करवाएगी, चाहे सरकार से, चाहे पब्लिक से छीनेगी। लेकिन जब मंदी की स्थिति होती है, जब मंद व्यवस्था चल रही होती है, अर्थव्यवस्था में स्लो डाउन होता है, तो लोगों तक पैसा पहुंचाने के लिए बहुत सारी चीजों की रेट को कम कर दिया जाता है, इंटरेस्ट को डाउन कर दिया जाता है। तो आपको लोन जो 10% पे भी नहीं मिल रहा था वो 6% पे भी इजीली मिल जाता है। इसी तरीके से आगे हम बात करें, भारत में प्रबंधित फ्लोटिंग विनिमय दर की अगर हम बात करें, जो हमारी एक्सचेंज रेट है वो कैसी होती है? प्रबंधित फ्लोटिंग यानी मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के तहत विदेशी मुद्रा का मूल्य मांग और पूर्ति द्वारा निर्धारित होता है। तो जो आपकी फॉरेन करेंसी की डिमांड होती है डॉलर की, वो किस पे आधारित होती है? डिमांड और सप्लाई पे आधारित होती है। आप क्यों करते हो फॉरेन करेंसी की डिमांड? आप देखोगे कि अगर आपको कहीं फॉरेन में ट्रिप करनी है, कहीं फॉरेन में जाना है, पढ़ाई करनी है, कुछ भी करनी है, तो आप भारत का रुपया नहीं ले जा सकते। वहां पर आपको उस देश की करेंसी चाहिए या फिर इंटरनेशनल करेंसी ये डॉलर चाहिए। तो भाई डॉलर की डिमांड बढ़ गई और सप्लाई अगर कम हो रही होगी तो फिर उस हिसाब से प्रबंधित विनिमय दर लगेगी। तो कुल मिला के जो आरबीआई के द्वारा इसकी रेट होती है वो आपकी डिमांड और सप्लाई पे करती है। अभी आज के दिन में आप देखोगे 83 रुपए में $1 मिल रहा है। क्यों मिल रहा है 83 रुपए में? क्योंकि सबके पास पैसा है लेकिन सबको खरीदना है और डॉलर की मात्रा बहुत कम है। तो भाई जाहिर सी बात है डॉलर के लिए आपको ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। फिर आगे देखते हैं इसी तरीके से अगले पॉइंट की ओर कि जिसके माध्यम से, यहां पे दूसरा पॉइंट दे रहा है, जिसके माध्यम से वाणिज्य बैंक, मतलब ये अलग पॉइंट है, वाणिज्यिक बैंक जो है सरकार को उधार देता है उसे हम कहते हैं एसएलआर कहते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? जैसे स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो भी इसे हम कहते हैं सांविधिक तरलता अनुपात, क्योंकि इसके माध्यम से वाणिज्यिक बैंक सरकार को उधार कैसे देता है? सरकार की जो प्रतिभूतियां होती हैं वो इन्हीं बैंकों को बेचना पड़ता है और एसएलआर के अंतर्गत सिक्योरिटीज को भी शामिल किया जाता है। तो सरकार की सारी सिक्योरिटीज अगर बैंक अपने पास रख लेती है, एसएलआर के रूप में उसे इंडिकेट कर देती है, तो बदले में पैसा सरकार को मिल जाता है। ठीक है। ऐसी एक वर्ड आता है पीएलआर, प्राइम लेंडिंग रेट। ये क्या होती है? ये वह ब्याज दर होती है जिस पर बैंक अपने सर्वप्रिय विश्वसनीय ग्राहकों को ऋण देता है। और बैंक का सर्वप्रिय विश्वसनीय ग्राहक कौन होता है? अगर मैं आपसे कहूं आपके पास 4 फ्रेंड हैं और 4 फ्रेंड में से एक फ्रेंड है जो परमानेंट सैलरी कमाता है 50,000, एक फ्रेंड ऐसा है जो हर महीने कम से कम 5 लाख रुपए कमाता है, एक फ्रेंड ऐसा है जो गरीब परिवार से आता है, उसकी पॉकेट मनी केवल 10 से 12 हजार रुपए है। 3 के ही उदाहरण देता हूं। तो आप किसको पैसा दोगे? आप उसको दोगे जिससे पैसा रिटर्न होने की 100% उम्मीद हो। और ऐसा कौन व्यक्ति है जो 5 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा है, बिजनेस कर रहा है, उसका बिजनेस ग्रो कर रहा है? क्या आप उसे दोगे जिसका पॉकेट मनी केवल 10,000 रुपए महीने का है और आप उसे 1 लाख रुपए दोगे? क्या नहीं दोगे। कहोगे यार तुम तो 10,000 रुपए ही केवल 1 महीने तक मिलते हैं तुम्हें घर से, तो मेरा पैसा कैसे रिटर्न करोगे? मैं तुम्हें नहीं दे पाऊंगा। लेकिन आप उसे बिना पूछे दे दोगे जो 5 लाख रुपए महीना कमा रहा है। इससे क्या निकल के आया कि बैंक भी प्रॉफिट कमाने वाले को ही देती है। तो बैंक का जो सर्वप्रिय या विश्वसनीय ग्राहक कौन हो गया? इंडस्ट्री हो गया, उद्योग हो गया। और उद्योगों को बैंक ज्यादा देना चाहती है, करोड़ों करोड़ों रुपए दे देती है, जबकि वहीं किसानों को
क्योंकि उन्हें पता है कि ये किसान है, ये तो खेती किसानी पर निर्भर रहते हैं, इनके पास तो खुद खाने के लिए पैसे नहीं है, ये मेरा पैसा क्या रिटर्न करेंगे। इसीलिए उनको 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए, 1.5 लाख रुपए लोन देने में भी बैंक मरने लगती है, और किसानों की स्थिति वैसी की वैसी रहती है। विद्यार्थी जाता है स्टूडेंट लोन लेने, वो कहते हैं भाई तू तो कमाई नहीं रहा, पता नहीं तू आगे जाके नौकरी करेगा भी कि नहीं करेगा, मेरा पैसा नहीं दे पाएगा, उसे भी पैसा नहीं देते। तो सबसे ज्यादा फेवरेबल कंडीशन मानते हो जिसे आप लोन देते हो, उसे ही हम कहते हैं प्राइम लेंडिंग रेट हो गया। आगे देखते हैं, अब एक एमएसएफ करके भी रेट थी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, सीमांत स्थायी सुविधा की घोषणा आरबीआई ने फर्स्ट टाइम जो है 2011-12 की वार्षिक मौद्रिक समीक्षा में की थी, और इसके तहत बैंक कम से कम, ध्यान देना, बैंक कम से कम 1 करोड़ रुपए का ऋण ले सकते हैं, और इंटर बैंक ओवरनाइट मार्केट में अस्थिरता पर अंकुश लगाने के लिए बैंकों को यह सुविधा दी जाती है। जैसे कई बार होता है कि बैंक अचानक से कोलैप्स करने वाले हैं, तो एक रात के लिए, ओवरनाइट के लिए भी आप कह सकते हो, बैंकों को जब ऋण मिलता है आरबीआई से, तो इसी को कहा जाता है एमएसएफ। यहां पर देखते हैं भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधारों में शामिल है क्या क्या। तो अब ये ऑप्शन के तहत है कि सीआरआर और एसएलआर को कम करना, ये भी सही बात है भाई, अगर इनमें सुधार करना है तो इनकी अमाउंट को कम करो। बीमा क्षेत्र में निजी कंपनियों का प्रवेश कराओ, और ब्याज दर का अविनिमय करो, मतलब ब्याज दर का रेगुलेशन कम कर दो। आरबीआई के अनुसार वाणिज्यिक बैंकों को अपनी विशुद्ध कुल देयताओं यानी जमा राशियों का कुछ हिस्सा नगद के रूप में या आरबीआई के पास जमाओं के रूप में रखना पड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं, सीआरआर कहते हैं, कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित अनुपात इसको कहा जाता है। आरबीआई सीधे सीधे कहता है कि हर एक बैंक को लगभग, जैसे वर्तमान में जो रेट है, क्या है रेट सीआरआर की, जो वर्तमान में सीआरआर की रेट है वो लगभग 4.5% है, 4.50% या 4.5%। तो जितना भी आपका एक दिन का जो अमाउंट होता है, यानी बैंकों के पास जो एक दिन का पूरा अमाउंट होता है, एनडीटीएल उसे हम कहते हैं, उसका 4.5% आपको आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। क्यों रखना होता है, मान लो बैंक बाय डिफॉल्ट किसी को लोन देते जा रही है कई लोगों को, और उसकी वजह से उसके पास पैसे खत्म होते जा रहे हैं, पैसे नहीं रिटर्न आ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उसकी आर्थिक संकट को बचाने के लिए, आर्थिक जोखिम को बचाने के लिए, उसके दिवालियापन को बचाने के लिए आरबीआई के पास जो स्टोर किया हुआ पैसा होता है सीआरआर के रूप में, वो उसको काम आ जाता है। तो इसीलिए सीआरआर जो है कि रखना पड़ता है। अगर सीआरआर की रेट ज्यादा होगी तो बैंकों के पास लिक्विडिटी कम होगी और बाजार में भी पैसा कम होगा, जिससे मुद्रास्फीति कंट्रोल हो जाएगी। और अगर सीआरआर की रेट कम हो जाए, 4.5 से घट के 2% हो जाए, तो लिक्विडिटी ज्यादा होगी बैंकों के पास, और वो मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा उतार देंगे, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ सकती है। यहां पर सीआरआर को कम करने से बैंकों के पास अधिक तरलता होने से ब्याज दरों में कमी, जैसे मान लो सीआरआर अगर हम कम कर देते हैं तो बैंकों के पास अधिक तरलता हो जाएगी, ब्याज दरों में कमी होगी, लोन की मात्रा और निवेश में वृद्धि होगी, और मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि होगी। और फाइनली जब मुद्रा की आपूर्ति अधिक होगी तो लोगों के पास पैसा पहुंचेगा, तो लोग क्या करेंगे, डिमांड करेंगे, और जब अधिक से अधिक डिमांड करेंगे, और आपको भी पता है कि कुछ कारणों की वजह से हमारी सप्लाई एक निश्चित मात्रा तक ही बढ़ पाती है, उससे ज्यादा रुक जाती है, तो वहां पे महंगाई भी बढ़ने लगेगी, क्योंकि सप्लाई तो है नहीं और डिमांड तो लगातार बढ़ रही है। तो इसी को कहा जाता है। इसी में और पॉइंट अगर समझाना चाहूं कि अगर सीआरआर में कमी की जाए तो बैंकों द्वारा साख सृजन की मात्रा में भी वृद्धि होगी। देखो, साख सृजन की बात हो रही है, क्रेडिट क्रिएशन, यानी कि वो अपना प्रॉफिट भी कमा सकेंगे। और सीआरआर में अगर वृद्धि कर दी जाए तो बैंकों के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी, जिससे लोगों को कम पैसा मिलेगा, जिससे निवेश कम होगा और महंगाई भी कंट्रोल हो जाएगी। तो ये सभी चीजें होती हैं। फिर आगे देखते हैं, किसी अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज दर यानी इंटरेस्ट रेट को घटाया जाए तो वह अर्थव्यवस्था में उपभोग व्यय व निवेश व्यय को बढ़ाएगा। भाई, अगर आपको लोन महंगा मिल रहा है तो जाहिर सी बात है आप कुछ लोन अवॉइड करोगे, कहोगे चलो अभी हमें जरूरत नहीं है, हम नहीं लेते हैं लोन। लेकिन अगर आपको लोन सस्ता प्रोवाइड करा दिया जाए कम इंटरेस्ट रेट पे, तो जाहिर सी बात है आप लोन लेकर अपनी उपभोग करने वाली वस्तुओं को खरीदोगे, चाहे घर खरीदोगे, चाहे एसी खरीदोगे, चाहे मोबाइल खरीदोगे, चाहे आईफोन खरीदोगे, चाहे कार खरीदोगे, उपभोग बढ़ गया आपका। साथ ही साथ अगर आप एक एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं यानी कि एक उद्यमी हैं, तो आप इन्वेस्टमेंट बढ़ा दोगे, आप एक इन्वेस्टमेंट बढ़ा दोगे, क्योंकि निम्न ब्याज दर से उधार लेना आसान हो जाता है, जिससे लोग निवेश व उपभोग व्यय हेतु प्रेरित हो जाते हैं। अब बात करेंगे हम रेपो रेट की, जो पुनर्क्रय विकल्प होता है, यानी रेपो की अगर हम फुल फॉर्म को निकाले तो री परचेसिंग ऑप्शन। अर्थात रेपो का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझ लो। रेपो का मतलब होता है, सीधी सीधी बात, देखो यहां लिखा भी है कि यह ब्याज की वह दर होती है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्प अवधि के लिए उधार देता है। वाणिज्यिक बैंकों को कौन दे रहा है, आरबीआई दे रही है। तो इसी को कहते हैं रीपर्चेसिंग ऑप्शन। कहने का मतलब हो गया कि जब मान लो आप लोन लेने जाते हो
तो आप बैंक के पास क्या रखते हो, कुछ कोलेटरल गिरवी रखते हो। कोलेटरल मतलब हो गया आपके कुछ ऐसे पेपर या आपके कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट जिसकी वजह से क्या होता है कि सरकार को भरोसा होता है, मतलब बैंकों को, कि आप हमारा जो पैसा वो रिटर्न कर सकते हो, तो इजीली जो है कि वो दे देते हैं। लेकिन बैंक जब आरबीआई से लोन लेती है तो वो अपना क्या कोलेटरल रखेगी, क्योंकि बैंक तो किसी एक व्यक्ति की है नहीं, वो तो सार्वजनिक संस्था हो गई, पब्लिक प्रॉपर्टी हो गई। तो बैंक क्या करते हैं, जितनी भी गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती है वो आरबीआई के पास सबमिट कर देते हैं कि सर ये 5 करोड़ रुपए की सिक्योरिटीज है, ये आप रख लो, बदले मुझे 4 करोड़ रुपए दे दो। तो वहां पर ये ऑप्शन दिया जाता है आरबीआई के पास कि हम दोबारा आपकी सिक्योरिटीज को खरीद सकते हैं, या बैंक कह सकता है कि सर आरबीआई सर मैं आपसे अपनी सिक्योरिटीज को वापस ले भी लूंगा। तो बिल्कुल आरबीआई कहता है ठीक है, रीपर्चेस ऑप्शन रहेगा आपके पास, तो इसी को रेपो रेट कहते हैं। इसका प्रयोग और नियमन आरबीआई के द्वारा मुद्रा बाजार में साख नियमन के लिए किया जाता है, यानी कि मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। और अगर वह दर जिस पर बैंक रिवर्स मतलब कि जो है बैंक रिजर्व बैंक को उधार देता है तो उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। असल में यहाँ पे बैंक जो होते हैं वाणिज्यिक बैंक, उनकी क्या औकात कि वो आरबीआई को उधार देंगे। बस इतना कह सकते हो कि अगर कोई भी एसबीआई बैंक मान लेते हैं, चलो एक एग्जांपल के तौर पे मैंने एसबीआई बैंक को ले लिया, अगर एसबीआई बैंक अपने पैसे को पब्लिक को देता है और कहता है कि सर आपसे हम 4% का इंटरेस्ट लेंगे, तो पब्लिक कहती है ठीक है, हम आपको 1 लाख रुपए हमने सर आपसे ले लिया एसबीआई साहब से, और 4% हम इस पे ब्याज भी दे देंगे, यानी 1 साल का मान लो 4,000 रुपए हमने दे दिया। बैंक को लगा कि चलो इसमें हमारा प्रॉफिट है, लेकिन बैंक को एक डाउट भी है कि हो सकता है आप डिफॉल्टर हो जाओ, आप 1 लाख रुपए लेके गायब हो जाओ और मिलो ही ना फिर उसे। और दूसरा ऑप्शन बैंक के पास यह है कि अगर वो आरबीआई को पैसा देता है अपना पैसा जमा करने के लिए, तो आरबीआई उस पर 5% का रिटर्न दे रही है और आरबीआई तो कहीं भागेगी भी नहीं, तो बैंक को प्रॉफिट पब्लिक से ज्यादा आरबीआई पे देने को हो रहा है, तो आरबीआई को उसने पैसा दे दिया। और जिस रेट पे रिटर्न मिल रहा है बैंकों को आरबीआई से 5%, 6%, तो वही रेट क्या होती है, रिवर्स रेपो रेट होती है। तो इसको आप बैंक रिजर्व बैंक उधार नहीं लेते, मतलब जो वाणिज्यिक बैंक है वो रिजर्व बैंक को उधार नहीं देते बल्कि अपना पैसा जमा करते हैं वहां पे। ऐसे एक और प्रश्न आता है गिनी गुणांक के बारे में। गिनी गुणांक आय वितरण में असमानता को मापता है और इसे 0 से 1 के बीच में होता है, यानी 0 का मतलब हो गया कि सभी की आय समान है और 1 का मतलब हो गया आय में असमानता है। ऐसे एक पॉइंट आता है बैंक रेट के बारे में। देखो यहाँ पे हम छोटे छोटे चीजों को हम कवर कर रहे हैं। बैंक रेट के बारे में बात करें तो वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को के बिलों की पुनर्कटौती करता है, यानी आरबीआई क्या करता है, वाणिज्यिक बैंकों के बिलों की पुनर्कटौती करता है, या फिर वाणिज्यिक बैंकों द्वारा आरबीआई से जिस ब्याज पर दीर्घकालीन ऋण प्राप्त किया था उसे ही बैंक रेट कहते हैं। तो सिंपल आप याद कर लो कि अगर बैंक आरबीआई से 1 साल या उससे कम का लोन लेते हैं तो उसे हम लोग रेपो रेट कहते हैं, जिस रेट पर लेते हैं वो लोग। और अगर बैंक आरबीआई से 1 साल से अधिक के लिए लोन ले रही है तो उसे हम लोग बैंक रेट कहते हैं। तो समझ में आ गया, दीर्घकालीन ऋण के लिए बैंक रेट प्रयोग किया जाता है और शॉर्ट टर्म के लिए क्या होता है, रेपो रेट प्रयोग किया जाता है। बैंक दर में अगर वृद्धि होगी बैंक रेट में तो केंद्रीय बैंक महंगी मुद्रा नीति का अनुसरण कर रही है, यानी बैंक रेट अगर आपकी महंगी है और बैंक रेट में अगर कमी है तो बाजार में तरलता बढ़ेगी, क्योंकि तब सस्ता लोन मिलेगा बैंकों को और बैंक इजीली लोन लेकर क्या करेंगी, फिर आम पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट करेंगी। अब यहाँ पे एक प्रश्न दिया हुआ है, ये राज्यपाल का मतलब यहाँ पे स्टेट के राज्यपाल जो हम लोग पॉलिटी में पढ़ते हैं उसकी बात नहीं हो रही है, इसको इंग्लिश में आपको पढ़ना है गवर्नर। कौन सा, जो आरबीआई के गवर्नर है उनके कार्यकाल को पूछ रहा है। जैसे आईजी पटेल साहब 1977 से 82 तक थे, फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी हमारे गवर्नर थे। यही एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो गवर्नर भी थे आरबीआई के और प्रधानमंत्री बने, 1982 से 85 के बीच में थे। सी रंगराजन जी की बात करेंगे 1992-97 के बीच में, और डी सुब्बा राव की बात करेंगे तो 2008 से 2013 तक थे। आगे चलते हैं, अगले पॉइंट को भी कवर करेंगे यहाँ पे कि आरबीआई की एक्ट 1934 की धारा 81A के अनुसार एक गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। यानी आरबीआई की जो संरचना है उसमें 5 लोग होते हैं, एक गवर्नर साहब और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। वर्तमान में गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास हैं। आरबीआई का गवर्नर अपना अधिकार या पावर आरबीआई एक्ट से प्राप्त करता है, उसके लिए कोई अलग से अधिनियम नहीं है, बल्कि आरबीआई एक्ट 1934 में उसकी सारी शक्तियों का वर्णन किया गया है। एक अगला पॉइंट देखते हैं, वित्तीय क्षेत्र के मूल्यांकन समिति की सह अध्यक्षता आरबीआई के डिप्टी गवर्नर और भारत सरकार के वित्त सचिव के द्वारा ही की जाती है। आरबीआई का जो लेखा वर्ष होता है, अकाउंटिंग ईयर, ये अप्रैल से मार्च तक चलता है। इसीलिए अक्सर आप देखोगे कि
मार्च 2000 जैसे ही मार्च आता है तो मार्च में बैंक वाले क्या कहते हैं कि लास्ट के एक हफ्ते खूब बिजी रहेंगे, क्योंकि उनका वो क्लोजिंग डेट होता है। वो कहते हैं भाई हमारा फाइनेंशियल ईयर का क्लोजिंग डेट है, और मार्च के लास्ट में वो क्लोजिंग करके फिर 1 अप्रैल से नए फाइनेंशियल ईयर का प्रयोग करने लगते हैं। एक अगला पॉइंट देखते हैं, ये तो हाँ ये देख लेते हैं। 1 मार्च 2015 को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की स्थापना गांधीनगर गुजरात में की गई थी, और यह एक विशेष आर्थिक क्षेत्र का भी हिस्सा माना जाता है। अब यहाँ पे कुछ ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो आपके लिए काम आ सकती हैं। भारत का औद्योगिक वित्त निगम, जिसको हम लोग IFCI बोलते हैं, यह एक सार्वजनिक क्षेत्र और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी, कैसी दोस्तों, NBFC है ये। और NBFC क्या होती है, आपको लोन प्रोवाइड कराती हैं, जो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज के लिए, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के लिए, मीडियम इंडस्ट्रीज के लिए, हर चीज़ों के लिए आपको लोन प्रोवाइड कराती हैं। तो NBFC बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये पूरी तरीके से बैंक नहीं होती, क्योंकि ये आपका पैसा जमा नहीं करती हैं। इसीलिए आपको लोन तो देती हैं लेकिन आपका पैसा जमा नहीं करती हैं। और यह एक जो कि एक विकास बैंक के रूप में काम करता है। IFCI की स्थापना 1 जुलाई 1948 को हुई थी। अक्टूबर 1990 से यह IFCI LTD हो गया। LTD मतलब लिमिटेड कर दिया गया, इसकी जो लायबिलिटीज होंगी वो लिमिटेड हो गई है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI का गठन IDBI एक्ट 1964 के तहत किया गया और एक वित्तीय संस्था के रूप में, और 22 जून 1964 को इसकी स्थापना कर दी गई थी। इसको मैंने पिछली क्लास में पूरा कंप्लीट कराया था। यहां पर देखोगे फिर से, यहां पे कुछ निगम है और इनके बारे में पूछा जा रहा है। जैसे भारत का औद्योगिक वित्त निगम 1948 में गठित हुआ। भारत का औद्योगिक ऋणादान और निवेश निगम ICICI जो बैंक है 1955 में गठित हुआ। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI 1964 में। भारतीय यूनिट ट्रस्ट, यूनियन मतलब कि यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया 1964 में। और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक SIDBI 1990 में। एग्जिम बैंक की बात करेंगे। एग्जिम बैंक का मतलब क्या होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, जो आयात निर्यात करने के लिए मदद करते हैं बैंक, उनको 1982 में ये गठित किया गया। फिर इसके बाद सेल की बात कर लेते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये एक बाजार संस्था यानी विपणन संस्था है। और सेबी जो कि पूंजी बाजार की मार्केट, जो कैपिटल मार्केट होती है, शेयर मार्केट का जो है कि रेगुलेशन करती है। SIDBI की बात करेंगे तो माइक्रो फाइनेंस प्रोवाइड करती है। और नाबार्ड की बात करेंगे तो कृषि के साथ यानी कृषि और ग्रामीण विकास के लिए जो शीर्ष संस्था मानी जाती है वो नाबार्ड होती है। नाबार्ड की स्थापना दोस्तों 12 जुलाई 1982 में शिवरामन समिति की सिफारिश पर की गई थी। आगे देखते हैं LIC की, भारतीय जीवन बीमा निगम, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, इसकी स्थापना 1956 में की गई थी। फिर यहां पर देखते हैं भारत सरकार द्वारा बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण की स्थापना अप्रैल 2000 में की गई थी, जिसके लिए एक सिफारिश की गई थी मल्होत्रा समिति द्वारा 1993 में, और इसी को हम IRDA भी कहते हैं। सिफारिशों के अनुरूप ही IRDA एक्ट इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, 1999 पारित किया गया, जिसके तहत IRDA को एक सांविधिक निकाय के रूप में मान्यता मिल गई है। जैसे अगर आप प्रोविडेंट फंड की बात करोगे जो पेंशन वगैरह को रेगुलेट करती है, तो उसको हम लोग कहते हैं PFRDA। क्या कहते हैं, PFRDA। लेकिन अगर आप देखोगे इंश्योरेंस को रेगुलेटरी अथॉरिटीज करने के लिए तो IRDA हो जाएगा। फिर यहाँ पे IRDA नियमन करती किसका, जितनी भी बीमा कंपनियां हैं, इंश्योरेंस कंपनियां, उनको रेगुलेट करती है। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। यहाँ पे अब आता है भारत में भविष्य निधि यानी प्रोविडेंट फंड संविदा आधिकारिक बचत है, आधारित बचत है। और यहाँ पे PF सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों की आय का वह भाग जिसे संविदा के आधार पर सरकार के पास जमा करना पड़ता है, यह सरकार का दायित्व यानी लायबिलिटी है, कोई क्रेडिट क्रिएशन नहीं है। सिंपल भाषा में कहें कि अगर आपके घर में कोई भी जॉब कर रहा हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, ठीक है, सभी जॉब तो सार्वजनिक क्षेत्र के लिए हो गई, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जॉब अपने लिए तो कर रहा है, लेकिन जो भी काम कर रहा है वो पब्लिक के लिए कर रहा है, ठीक है। तो उसमें एक प्रोविडेंट फंड के रूप में कुछ पैसा काट लिया जाता है 10%, 5% करके, और वो पैसा ही लास्ट में आफ्टर सेवानिवृत्ति यानी कि जब आप रिटायर होते हैं तो रिटायरमेंट के बाद उसमें गवर्नमेंट भी अपना कुछ पैसा इंक्लूड कर देती है और आपको एक मंथली पेंशन के रूप में दिया जाता है। जैसे प्रेजेंट टाइम में 14% जो है कि आपका NPS काटा जा रहा है। इट मीन्स कि जैसे मान लो आपकी जो भी सैलरी है प्रोविडेंट फंड के रूप में 10% काट लिया गया और 14% लास्ट में गवर्नमेंट अपना इंक्लूड कर देगी, और उसके बाद आपको क्या मिलेगा, पेंशन मिलने लगेगी। तो पेंशन के लिए जो पैसा होता है वो PF से ही जाता है। राज्य भविष्य निधि के अंतर्गत सरकार जो मुद्रा पाती है उसको जमा किया जाता है, सार्वजनिक लेखा निधियों के अंतर्गत किया जाता है।
अब यहाँ पे एफएमसी की बात कर लेते हैं। भारत में वायदा बाजार आयोग यानी कि फॉरवर्ड मार्केट कमीशन एफएमसी की स्थापना 1953 में हुई थी। यह जिंसों के वायदा व्यापार पर विनियमन करता है। एफएमसी का 2015 में सेबी में विलय हो गया था। कुछ ऐसी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो केवल मैं आपको बता रहा हूं कि आपको पता रहनी चाहिए, याद रहनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा प्रश्न डायरेक्ट भी पूछा जाता है जहां पे एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, केवल उनके फैक्ट को याद करना जरूरी है। तो इसीलिए मैं इन चीजों को बताते चल रहा हूं। फिर भारत में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सहयोग निधियों का, म्यूचुअल फंड्स का नियमन करती है। 4 अप्रैल 1992 को इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, लेकिन इसके 4 रीजनल सेंटर भी हैं, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद। और सेबी शेयर बाजार में चलने वाले बृहद कारोबार को रेगुलेट भी करती है और उनको नियंत्रित भी करती है। देखा जाए तो सेबी प्रमुख कार्य क्या होगा? म्यूचुअल फंड की सामूहिक निवेश योजनाओं को पंजीकृत करना और नियमन करना, यही इसका मुख्य कार्य होता है। अब यहाँ पर अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। तो यहाँ देखोगे, भारतीय पूंजी बाजार घोटालों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए भारत सरकार ने किसे नियामक शक्तियां सौंपी हैं? तो सेबी को सौंपी है। इन शॉर्ट अगर मैं सीधी भाषा में कहूं कि जितनी भी बैंकों की गतिविधियों को रेगुलेट करने की शक्ति किसको दी गई है? आरबीआई को दी गई है, एक्ट 1934 के तहत। और अगर हम शेयर मार्केट की बात करें तो शेयर मार्केट में रेगुलेशन करने के लिए सेबी की स्थापना की गई है और सेबी की स्थापना 4 अप्रैल 1992 को की गई। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब देखते हैं निजी क्षेत्र के साझा कोषों को भारत में अनुमति मिली 1993, ये इसका कोई मतलब नहीं है। यूटीआई के बारे में देख लो, 1963 एक्ट आता है जो कि भारतीय यूनिट ट्रस्ट के नाम से, और इसका गठन फिर 1 फरवरी 1964 को किया गया। और इसके कुछ प्रमुख कार्य हैं, जरा इन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, यानी डिटेल कर लेते हैं। अपनी आय का लाभ लघु विनियोजकों को प्रदान करना, औद्योगिक विकास का संवर्धन करना और लोगों की बचत को एकत्र करना, ये इसका मुख्य रूप से कार्य रहता है। भारत में कौन सा सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड है दोस्तों? म्यूचुअल फंड संगठन है तो एसबीआई का। एसबीआई की मार्केट कैपिटल वैल्यूज भी बहुत बड़ी है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया की स्थापना 1992 में फेरवानी समिति की सिफारिश पे की गई थी। और एनएसई, इसी को बोलते हैं नेशनल स्टॉक मतलब कि स्टॉक एक्सचेंज, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और 50 निफ्टी स्टॉकों पर जो है कि निर्धारित होती है। एक होता है आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होता है जिसमें आपकी ब्लू चिप कंपनियां होती है, कितनी? 30 ब्लू चिप कंपनियां होती हैं। और ये क्या है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है जिसमें 50 कंपनी होती है जो निफ्टी के आधार पर होती है। तो इसकी स्थापना फेरवानी कमेटी पर हुई। दूसरा आप देखो, बीएसई की बात करेंगे तो सेंसेक्स या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं, जो कि 30 महत्वपूर्ण स्टॉकों पर आधारित होती है, जो कि ब्लू चिप कंपनियां कहलाती है, जिनकी मार्केट वैल्यूज या मार्केट कैपिटल सबसे अधिक होता है। सबसे पुराना भारत का बीएसई है। फिर यहां पे देखते हैं, मार्च 2014 तक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को ग्रीनेक्स सूचकांक में कंपनियों की संख्या कितनी हो गई? 25 हो गई। भारतीय शेयर बाजारों में उतार चढ़ाव निम्न कारणों से होते हैं। भाई, भारतीय शेयर बाजार में जो उतार चढ़ाव होते हैं वो क्यों होते हैं? शेयर मार्केट सबसे अधिक आप देखोगे विदेशी कोषों का अंतः प्रवाह और बाह्य प्रवाह, जैसे ही आपके फॉरेन रिजर्व कोष जो है कि या तो आउटफ्लो या इनफ्लो इनका बढ़ जाता है। मौद्रिक और राजकोषीय नीति में परिवर्तन की वजह से होता है। जितना भी गवर्नमेंट की जो बजट आते हैं जिसमें राजकोषीय पॉलिसी में चेंजेस होते हैं, या फिर आरबीआई जो मॉनेटरी पॉलिसी लाती है, तो आप देखोगे हर साल बजट आने के बाद शेयर मार्केट में उछाल आता है या तो फिर गिरावट आती है। विदेशी पूंजी बाजारों में उतार चढ़ाव, अगर फॉरेन में किसी शेयर मार्केट में अगर कोई कोलैप्स हो गया, कोलेजन हो गया, या कोई साइबर अटैक हो गया, या कहीं पे बूम हो गया, तो उसका भी प्रभाव जो है कि भारत में होता है। और औद्योगिक वातावरण की स्थिति क्या है हमारे भारत में? भाई, जितनी अधिक से अधिक कंपनियां रजिस्टर्ड होंगी, इंडस्ट्रियल कंपनियां, उतना ही तो अधिक से अधिक शेयर का जो है कि सप्लाई अधिक होगा। और बाजार में तरलता की उपलब्धता कितनी? आपके पास जब अतिरिक्त पैसा होगा अपनी जरूरतों को पूरा करने के बाद, तभी तो आप शेयर मार्केट में पैसा लगाओगे ना। एक नया ट्रेंड आ गया है दोस्तों, पिछले 5 सालों में आप देखोगे बहुत सारे लोग शेयर मार्केट की ओर चल रहे हैं कि भाई चलो, हमारे पास इतनी सैलरी आती है, हमारे घरेलू कामकाज के बाद इतना पैसा बच जाता है, लगभग 10-12 हज़ार रुपए, तो हम इसको शेयर मार्केट में लगा के डबल ट्रिपल कर लें। तो कैसे हो रहा है? क्योंकि लोगों के पास तरलता अधिक है। अगर वो 10,000 रुपए भी न बचे तो क्या आप शेयर मार्केट में अपना चेहरा दिखाओगे? नहीं दिखा सकते।
दूसरा, बंबई शेयर बाजार की बात करें, बॉम्बे बीएसई का दलाल स्ट्रीट मुंबई में स्थित यानी महाराष्ट्र में स्थित है। और इससे रिलेटेड दो वर्ड आते हैं, बुल एंड बियर। तो सिंपल है, बुल मतलब क्या होता है, बैल, जो दौड़ता हुआ बैल, एक इमेज बनी होती है। और बियर मतलब क्या होता है, भालू हो जाता है। ये किस व्यापार से समझता है, तो शेयर मार्केट समझता है। बुल का मतलब होता है तेजड़िया, यानी इसको उम्मीद रहती है कि हर एक शेयर की वैल्यू बढ़ेगी, शेयर की वैल्यू प्राइस बढ़ेगी। और जो बियर होता है, जो दारू पी के सो जाता है यानी सुस्त हो जाता है, मंदड़िया, इसको डाउट रहता है हमेशा कि यार अब कीमत गिर रही है, और गिरेगी और गिरेगी और गिरेगी, इससे पहले ही हम बेच दें। भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में 4 प्रकार के सट्टेबाजों का कार्य होता है, जैसे तेजड़िया हो गया, मंदड़िया हो गया, जिसको हम लोग बुल और बियर कहते हैं, फिर स्टैग होता है और लैम्डक होते हैं। 4 प्रकार के स्टॉक एक्सचेंज में लोग काम करते हैं। अब यहां पर एक और पॉइंट आता है, कई बार पूछा जाता है कि इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है। इनसाइडर यानी आंतरिक व्यापार, जिसमें शेयर बाजार से संबंधित होते हैं। ये कंपनी के कर्मचारियों या कोई संबंधित व्यक्ति कंपनी की आंतरिक सूचनाओं का उपयोग कर शेयर ट्रेडिंग में अनुचित लाभ प्राप्त करते हैं और इसे अवैध माना जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं कि टाटा कंपनी है वर्तमान में। अब टाटा कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हो रही है कि भाई हमारी कंपनी एक नए जो है कि प्रोजेक्ट को लॉन्च करने वाली है, जिसकी वजह से हमारे शेयर की कीमतें बढ़ने वाली हैं। कब से बढ़ेंगी, परसों से बढ़ेंगी, परसों लॉन्च किया जाएगा। अब मान लो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से या किसी कर्मचारी को ये जानकारी मिल गई, उसने क्या किया, खुद तो खरीदेगा नहीं, तो खुद खरीदेगा, रजिस्टर्ड करेगा, आईडी प्रूफ देगा, तुरंत सेबी पकड़ लेगा। उसने अपने रिलेटिव्स को कहा कि ऐसा करो भाई साहब, 5 लाख रुपए के शेयर खरीद लो। अभी टाटा के शेयर मान लो 100 रुपए का मिल रहा है एक शेयर, आप 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दो। तो रिलेटिव ने आपसे पूछा कि भैया ऐसा क्यों कह रहे हो, तो उसने कहा, आपने क्या कहा कि मुझे अंदर की जानकारी मिली है, अंदर की टाटा के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग्स में जानकारी निकली है कि परसों टाटा एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाला है, जिसके बाद इसके शेयर की कीमत 100 रुपए से बढ़ के 500 रुपए तक हो जाएगी। तो अगर आप 5 लाख रुपए लगा रहे हो ना, तो अगले 2 दिन बाद आप 25 लाख रुपए कमा लोगे। ये क्या हो गया, गोपनीय जानकारी शेयर कर दी गई आपके द्वारा अपने रिलेटिव्स को। और आपने ये भी कह दिया भाई उसमें 1 लाख रुपए मेरा भी रहेगा, ये ध्यान रखना, ताकि जब प्रॉफिट होगा तो 5 लाख रुपए मेरे हो जाने चाहिए, यानी 5 गुना वृद्धि। और इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, गोपनीय विभाग की जानकारी को लीक करना, इनसाइडर ट्रेडिंग करना, जो कि इनसाइडर नियम्स के खिलाफ होती है, सेबी के रूल्स रेगुलेशन के खिलाफ होती है। क्योंकि ऐसे फिर आप प्रॉफिट आम पब्लिक को नहीं पहुंचने दे रहे हो, केवल आप ही को प्रॉफिट हो रहा है। भाई आपको जानकारी पुख्ता मिल गई, सेम वही बात है पेपर लीक की घटना, आपको कंफर्म मिल गया क्वेश्चन पेपर कि भाई ये पेपर आने वाला है, आपने 1 लाख रुपए दे दिए और आपने उस पेपर को और लोगों को बेच दिया और आपका सिलेक्शन पक्का हो गया। और आम पब्लिक, जो आम स्टूडेंट तैयारी कर रहे थे, उनको फेलियर हाथ लगी। तो आम पब्लिक को शेयर खरीदने दीजिए नॉर्मल तरीके से, जो उनको रिस्क लगेगा या नहीं लगेगा वो डिपेंड करेगा। आप जानकारी दे दोगे तो आप 5 लाख रुपए खरीद लोगे, 25 लाख रुपए 2 दिन में कमा लोगे, यानी एक अद्भुत जो है कि चमत्कार हो जाएगा। तो इसी को इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं और इसको रोकने के लिए सेबी ने बहुत सारे नियम बनाए हैं। एक वर्ड आता है आपका कैपिटल मार्केट, एक होता है मनी मार्केट। ध्यान से समझना, एक होता है मनी मार्केट जिसको मुद्रा बाजार कहते हैं, जिसका रेगुलेशन कौन करता है, आरबीआई करता है, ठीक है, जहां पे हमें करेंसी मिलती है। और एक होता है आपका कैपिटल मार्केट, जहां पे शेयर बाजार होते हैं। तो शेयर बाजारों से संबंधित होता है और दीर्घकालिक फंड का ये बाजार होता है, जिसमें इक्विटी या अंश पत्रों तथा ऋण के माध्यम से पूंजी की उगाही होती है, यानी एक तरीके से शेयर को बेचकर। और यह देश के भीतर तथा बाहर दीर्घकालिक फंड प्राप्त करने का भी बाजार होता है। अब यहाँ पे अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। जैसे यहाँ पर लिख रहा है कि भारत में प्रमुख संगठित वित्तीय बाजार कौन कौन से, तो फाइनेंशियल मार्केट कौन से, मुद्रा बाजार हो गया और पूंजी बाजार हो गया। संगठित वित्तीय बाजार किसे कहते हैं, 2 प्रकार के बाजार होते हैं, एक संगठित और एक असंगठित। संगठित बाजार सिंपली उन्हें कहा जाता है जहां पर एक रेगुलेटरी संस्था होती है, रेगुलेटरी बॉडी होती है, उसके कुछ नियम्स होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, जिनको फॉलो करना पड़ता है। अगर आप उसका उल्लंघन करोगे तो आपको दंडनीय अपराध लगेगा। जैसे संगठित बाजार में अगर मुद्रा बाजार की बात करें तो इसे रेगुलेट करने के लिए आरबीआई होती है। आपके साथ अगर कोई बैंक की फ्रॉडबाजी होती है, कोई लोन लेने को लेकर, तो आप उसकी कंप्लेन कर सकते हो, आरबीआई उस पर एक्शन लेती है, ठीक है। और कैपिटल मार्केट में सेबी देखती है। और एक होती है असंगठित बाजार, जहां पे आप अपने दोस्तों से पैसा लेते हो, सेठ साहूकारों से पैसा लेते हो, महाजनों से पैसा लेते हो, बनियों से पैसा लेते हो, जिसकी कोई रिटर्न फॉर्म में डिटेल नहीं होती है। आपने लिया 1 लाख रुपए 5% या 5% पे, और आप रिटर्न करने जब गए तो दुकान वाले ने कहा भाई तूने 1 लाख रुपए तो लिया था, लेकिन 7% की बात हुई थी। अब वहां पे लिखित है ही नहीं कुछ, आप कह रहे हो 5, वो कह रहा है 7, इसी में हो गया झगड़ा और चले गए कोर्ट कचहरी, नुकसान हो गया। जबकि बैंक में जब जाते हो तो लोन देने से पहले बैंक सारी टर्म्स कंडीशन को लिखित रूप में देती है। इसी को कहते हैं संगठित मुद्रा बाजार। मुद्रा बाजार जहां पर शॉर्ट टर्म की सिक्योरिटीज का बाजार होता है, और पूंजी बाजार जहां पे दीर्घ प्रतिभूतियों यानी कि 1 साल से अधिक का होता है, दीर्घकालिक प्रतिभूतियों का बाजार होता है।
अब ऐसे कुछ और भी वर्ड आते हैं जैसे कॉल मनी कहते हैं या मांग मुद्रा, ये लघु अवधि का होता है जिसे मांगे जाने पर चुकता करना होता है। फिर यहाँ पे कमर्शियल पेपर होता है जिसे हम वाणिज्यिक पत्र कहते हैं, ये क्या होता है? अल्पकालीन प्रतिभूति रहित वचन पत्र जो कम से कम 7 दिन और अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के लिए जारी किया है। कॉर्पोरेट उद्योग के लिए साख का स्रोत होता है, यानी कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर होते हैं ये क्या करते हैं? कमर्शियल पेपर या इन्हीं को हम डिबेंचर भी कहते हैं ऋण पत्र के रूप में, और इससे पैसे कमाते हैं कॉर्पोरेट वाले जो आपको लोन प्रोवाइड, मतलब आपसे लोन लेते हैं एक तरीके से। जमा प्रमाण पत्र एक पराक्रम में मुद्रा बाजार साधन है, इसका कोई मतलब नहीं है। जीरो कूपन बॉन्ड्स की बात कर लेते हैं दोस्तों। जीरो कूपन बॉन्ड क्या होते हैं? जीरो कूपन बॉन्ड्स की बात करें तो इन्हें जीरो भी कहते हैं। इन बॉन्ड्स पर किसी कूपन या ब्याज का भुगतान नहीं होता है, यह हमेशा डिस्काउंट पर ही जारी किया जाता है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे इसे आप ट्रेजरी बिल कह सकते हो। इसका मतलब क्या है? जैसे मान लो आपने कोई बॉन्ड खरीदा और यहाँ पे लिखा हुआ था कि आपको 1 लाख रुपए रिटर्न किया जाएगा, कब? 1 साल बाद, लेकिन आपको ये मिलेगा कितने में? 90,000 रुपए मिल जाएगा। तो क्या इस पे कोई ब्याज मिला? नहीं, आपको बस 10,000 रुपए का प्रॉफिट दिखाया जा रहा है, लेकिन वो कितना प्रतिशत है ये आप खुद कैलकुलेट कर लो। उसमें लिखा नहीं जाएगा कि ये प्रतिशत पे दिया है, आपको सिंपल कह दिया जाएगा कि सर आपको 10,000 रुपए के डिस्काउंट पे दिया जा रहा है और 1 साल बाद आपको 1 लाख रुपए मिल जाएगा जब आप इस बॉन्ड को रिटर्न करने आओगे। तो इसी को कहा था शून्य कूपन बॉन्ड। फिर यहाँ पे भारतीय सरकारी बॉन्ड प्रतिफल किससे प्रभावित होते हैं? तो यूनियन मतलब यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल की रिजर्व की कार्रवाई से, इन सभी से भी होते हैं। आरबीआई की कार्रवाई से, मुद्रास्फीति अवधि की ब्याज दर से, इन सभी से जो है कि शेयर मार्केट प्रभावित होता है। एक बॉन्ड एक ऋण साधन है जिसमें एक निवेशक एक इकाई को पैसा उधार देता है और निश्चित अवधि के लिए। मान लेते हैं कि आपने कोई बॉन्ड खरीदा तो आपने क्या किया? गवर्नमेंट को उधार दे दिया ना। सोचो आपके पास इतनी ताकत है दोस्तों कि आप सरकार को उधार दे रहे हो। सरकार को उधार दे रहे हो कैसे? आपने सरकारी प्रतिभूति खरीद ली या सरकारी बॉन्ड खरीद लिया, तो आपने बदले में पैसा तो दे दिया ना सरकार को। बैंक के माध्यम से आप गए बैंक में, 1 लाख रुपए का एक बॉन्ड खरीदा और वो पैसा बैंक अपने पास थोड़ा रखेगी, वो तो गवर्नमेंट को दे देगी कि ये लो साहब, रमेश जी ने आपका बॉन्ड खरीद लिया है, विनोद जी ने खरीद लिया है, और आपने क्या किया? सब जो पैसा दिया था वो बैंक को दे दिया, वो सरकार के पास चला गया। तो एक तरीके से क्या हो गया? ये पैसा उधार देने का एक तरीका है, ठीक है। और अगर हम बॉन्ड पे जो प्रतिफल मिलता है जिसको हम कहते हैं बॉन्ड वाइल्ड यील्ड कहते हैं इसको, एक निवेशक को उस बॉन्ड पर या किसी विशेष सरकारी प्रतिभूति पर मिलने वाला रिटर्न, तो मैंने वही तो बताया, 90,000 का आपको बॉन्ड मिल गया था, 1 लाख रुपए रिटर्न, तो आपको 10,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया, यही आपका बॉन्ड का यील्ड हो गया, प्रॉफिट हो गया। कई बार एक यह भी टर्म्स आती है दोस्तों, गिल्ट एज बाजार। कई बार आपने सुना होगा गिल्ट एज बाजार क्या होती है? आरबीआई के माध्यम से जब सरकारी और अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय किया जाता है तो इसी को हम लोग गिल्ट बाजार भी कहते हैं। वहीं अगर आप देखोगे सेंसेक्स हो गया, बीएसई हो गया, निफ्टी शेयर हो गया, ये सभी किससे संबंधित है? शेयर बाजार से संबंधित है। जबकि अगर आप स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम की बात करोगे तो देश के वित्तीय असंतुलन को ठीक करने हेतु शुरू किया गया था एक कार्यक्रम, 1991 में प्रारंभ किया गया था। किसके द्वारा शुरू किया गया था? आईएमएफ के द्वारा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। जब भारत में क्राइसिस आया था 1990 के दशक में या 1990-91 में ही, जब हमारे पास 15 दिन का केवल फॉरेन रिजर्व कोष रह गया था डॉलर, कि हम 15 दिन का ही बस आयात और निर्यात कर सकते हैं। तो उस समय जब हम आईएमएफ के पास गए लोन मांगने, तो आईएमएफ ने हमें अंगूठा दिखा दिया, बोला कि नहीं मैं ऐसे नहीं दूंगा जब तक तुम अपने यहाँ उदारवादी नीति को नहीं लागू करोगे, निजी नीति को नहीं लागू करोगे, वैश्वीकरण की नीतियों को नहीं लागू करोगे, लाइसेंस की पद्धति समाप्त नहीं करोगे। और इसके लिए आपको एक प्रोग्राम दिया जा रहा है, सैप, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम, इसे लॉन्च करो तो आपको हम फंडिंग दे देंगे। तो ये 1991 में उसी दौरान शुरू किया गया। तो बाकी जो 3 ऑप्शन दिए गए थे, सेंसेक्स, बीएसई, निफ्टी, ये सभी शेयर बाजार से संबंधित हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ और भी चीजें हैं जो आप पीडीएफ के माध्यम से पढ़ सकते हो। पीडीएफ की जानकारी आपको वीडियो के नीचे व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जैसे अगर आप देखोगे डोव जोन्स, ये क्या है? न्यूयॉर्क का स्टॉक मार्केट है। हैंग सेंग, ये हांगकांग का सेंसर स्टॉक मार्केट है। और FTSE 100 ये लंदन का है। अब इसी तरीके से कुछ और भी है, जैसे अगर आप देखोगे जापान का निक्की हो गया, यूके का, ये लंदन वाला ही तो है, यूके का FTSE, यूएसए का नॉस्टैक हो गया, सिंगापुर का STI हो गया, और दक्षिण कोरिया का कॉस्पी हो गया। तो ये भी चीजें इसी से संबंधित हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे डिबेंचर, डिबेंचर क्या होता है दोस्तों? एक तरीके से उधार लेने का तरीका होता है। सरकार भी आपसे उधार ले रही है, कैसे? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या फिर बॉन्ड को जारी करके।
यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और बॉन्ड को अगर जारी करके सरकार भी आपसे उधार ले रही है तो उसे हम कहते हैं सिक्योरिटीज। लेकिन अगर कोई प्राइवेट कंपनीज हैं जो अपने लिए उधार ले रही है अपनी कंपनी को सही करने के लिए और वो उधार शेयर मार्केट के तौर पे ले रही है तो जिसे हम डिबेंचर कहते हैं, वो जब कोई पत्र जारी करती है तो उसे डिबेंचर कहते हैं। अर्थात ये ऋण पत्र से संबंधित है। संयुक्त पूंजी कंपनियां ऋण प्राप्त करने के लिए अपने डिबेंचर जारी करती हैं। जो संस्था इसे जारी करती है वह इन डिबेंचर्स पर धारक को एक निश्चित दर से ब्याज देती है। यानी धारक कौन हो गया? आप और हम, आम पब्लिक हो गई जो इस कंपनी के शेयर को खरीद रही है। तो जब तक प्रॉफिट नहीं होगा यानी तब तक हम नहीं लेंगे। और पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा डिबेंचर जारी करना कंपनी अधिनियम 1956 तथा सेबी द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अधीन ही किया जा सकता है। डिबेंचर की मूल राशि उसकी पूर्णता अवधि पर सौंप दी जाती है, यानी मैच्योरिटी पीरियड के समय, और जो उस पर प्रॉफिट होता है वो भी उस समय दे दिया जाता है। अब एक वर्ड आता है बैलेंस शीट। अक्सर आपने सुना होगा कि जब एनपीए की समस्या बढ़ती जाती है, यानी बैंकों का पैसा जब रिटर्न नहीं होता है, लोन वाला पैसा रिटर्न नहीं होता है, आम पब्लिक या इंडस्ट्री के लोग जब लोन पैसा नहीं देते हैं तो इंडस्ट्री की साथ ही साथ बैंक की बैलेंस शीट खराब होती है। इसी को कहते हैं कंपनी के तुलन पत्र। सामान्यतः कंपनी की वित्तीय स्थिति का स्नैपशॉट कह सकते हो आप इसे, जिससे कंपनी की एसेट और लायबिलिटी की जानकारी मिलती है। यानी एक ऐसी शीट होती है जिसमें सब कुछ दिया होता है कि इनपुट कितना हो रहा है, आउटपुट कितना हो रहा है। और एक मानक कंपनी के तुलन पत्र के 3 हिस्से होते हैं, यानी कितनी आपकी एसेट है, कितनी आपकी लायबिलिटी है और कितना आपका इक्विटी यानी शेयर है, शेयर या हिस्सेदारी है। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे हम आगे देखते हैं। भूमि विकास बैंक किसानों को कृषि में स्थायी सुधार हेतु एक दीर्घकालिक ऋण प्रदान करती है। प्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना 1920 में पंजाब में हुई थी और यह लॉन्ग टर्म के लिए ऋण प्रोवाइड कराती है किसानों को। भूमि विकास बैंक सहकारी साख संरचना का भी एक भाग माना जाता है। सहकारी साख संरचना का मतलब होता है जैसे राज्य सरकारी बैंक सहकारी बैंक हो गए, सहकारी भूमि विकास बैंक हो गए, प्राथमिक कृषि ऋण समितियां शामिल होती हैं। ये सभी चीजें इसमें शामिल हो जाती हैं। आगे देखते हैं सहकारी बैंकों का जो ढांचा होता है दोस्तों। सहकारी बैंक किसे कहते हैं? कोऑपरेटिव बैंक्स कहते हैं इसको, जिसमें 3 स्तर का ढांचा होता है। पहले स्तर पे राज्य, दूसरे स्तर पे केंद्र और तीसरे स्तर पे ग्रामीण। तो यहाँ पे 3 स्तर की जो है कि संरचनाएं पाई जाती हैं। नाबार्ड के बारे में बात करें तो नाबार्ड को केंद्रीय सहकारी और राज्य सहकारी बैंकों के निरीक्षण करने के लिए शक्तियां प्रदान की गई। नाबार्ड के पास ये शक्तियां होती हैं। प्राथमिक सहकारी बैंक या शहरी सहकारी बैंक शहरी और नगरीय क्षेत्रों के ग्राहकों को वित्तीय आवश्यकताओं को पूर्ति करती है। तो ये ऑप्शन दिए होंगे, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है इस तरीके का प्रश्न। अब जैसे यहाँ पे एक पॉइंट पढ़ लो कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसको हम लोग नाबार्ड कहते हैं, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। यहाँ पे क्या है, इसको अगर आप देखोगे तो इस तरीके से पढ़ोगे, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 6ठी पंचवर्षीय योजना में की गई थी, जिसका कार्यकाल क्या है, 1980 से 85, 6ठी पंचवर्षीय योजना। इसी दौरान 12 जुलाई 1982 को इसका गठन कर दिया गया था शिवरामन समिति पर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में है। और यह कृषि साख के क्षेत्र के लिए शीर्षस्थ संस्था मानी जाती है, यानी कृषि और ग्रामीण विकास के लिए सर्वोच्च संस्था मानी जाती है। नाबार्ड पुनर्वित्त भी प्रदान करते हैं कृषि और ग्रामीण विकास के लिए, यानी कि रीफाइनेंस की सुविधा भी देते हैं। फिर आगे हम देखते हैं 1995-96 में स्थापित ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष, यानी रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जिसे हम कहते हैं, या ग्रामीण अधोसंरचना विकास निधि RIDF कहते हैं। और ये कार्यक्रम क्रियान्वयन होता है किसके अंतर्गत? नाबार्ड के अंतर्गत। तो नाबार्ड के अंतर्गत ही एक नोडल संस्था होती है जो काम करती है। फिर आगे देख लेते हैं। देश में सर्वप्रथम 1975 20 अक्टूबर 1975 को 5 रीजनल बैंकों को, मतलब रूरल बैंकों को खोला गया था। मुरादाबाद यूपी, गोरखपुर यूपी, भिवानी हरियाणा, जयपुर और मालदा वेस्ट बंगाल। अब यहाँ पे बात करते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की दोस्तों, जिसको हम लोग कहते हैं RRB, RBI नहीं, RRB। और ये रेलवे एनटीपीसी वाला RRB नहीं है, इसका फुल फॉर्म होता है रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। इनका उद्देश्य क्या होता है? जो ये बड़ी बड़ी बैंक के जो कमर्शियल बैंक है जिनकी ब्रांचेस नहीं ओपन हो पाती हैं छोटे छोटे गांव में, कस्बों में, तो वहां पे RRBs ओपन किए जाते हैं, जिसके माध्यम से लघु और सीमांत किस्मों को क्या होता है, ऐसे किसानों को साख प्रदान किया था, यानी कि लोन प्रदान किया था 1000 मतलब 50,000, 60,000, 1 लाख, 1.5 लाख तक का। ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य लोगों को साख प्रदान करना आम पब्लिक को भी कर सकते हो जो किसान का काम ना कर रहा हो लेकिन और भी काम में लगा हो। अनुसूचित व्यापारिक बैंकों का एक पूरक होता है। अनुसूचित व्यापारिक का मतलब क्या? यहाँ पे शेड्यूल कास्ट वाली बात नहीं है, बल्कि
आरबीआई एक्ट 1934 के तहत सेकंड शेड्यूल्ड में जितनी भी बैंक लिस्टेड होती है उन्हें हम अनुसूचित बैंक कहते हैं। सेकंड शेड्यूल कौन सा? संविधान का सेकंड शेड्यूल नहीं, आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत उसमें जितनी भी बैंकें होती हैं वो सभी की सभी व्यापारिक बैंक होती है, जिनको वाणिज्यिक बैंक कहते हैं, जैसे एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी, सिडबी, एक्सिम बैंक, आईसीआईसी और पीएनबी हो गया, सारे बैंक को कह सकते हैं। लेकिन जहां पर ये बैंकें नहीं होती है, जिन गांव क्षेत्रों में या जिन ग्रामीण क्षेत्रों में, वहां पर आरआरबी की स्थापना की जाती है। आरआरबी एक्ट 1975 कब आया था दोस्तों? इसका एक्ट 1975। और इसके लिए कौन सी कमेटी थी ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। ग्रामीण परिवारों को सीधे ऋण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और भूमि विकास बैंक प्रदान करते हैं, यानी आरआरबी सीधे सीधे दे देती हैं। अब यहाँ पे कुछ संस्थाएं हैं और उनकी स्थापना वर्ष, जैसे अगर आप देखोगे स्वयं सहायता समूह बैंक का लिंकेज प्रोग्राम कब किया गया? 1992-93 में किया गया। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में, जिसको केसीसी कहा जाता है। वर्तमान में लगभग 38 करोड़ किसानों को केसीसी दिया गया, किसान क्रेडिट कार्ड दिया जा चुका है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे कि भंडारी समिति 1994 के तहत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना के लिए बनाई गई थी। तो ये स्ट्रक्चरिंग के लिए बनाई गई थी ये कमेटी, भंडारी समिति। लेकिन इससे पहले जब 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का अधिनियम आया तो कौन सी समिति उस समय थी ये आपको बताना है। सेकंड, अगर आप देखोगे फर्स्ट नरसिम्हन समिति का गठन किया गया था 1981 में, जो वित्तीय क्षेत्रों में सुधारों के लिए थी। लेकिन दूसरी बार जब 1997 में इनका गठन किया गया तो बैंकिंग क्षेत्रों में सुधारों के लिए थी। भारत में वित्तीय क्षेत्र में सुधार के संदर्भ में एक 2008 में समिति गठित की गई थी रघुराम राजन जी की अध्यक्षता में। आरबीआई द्वारा विमल जालान के नेतृत्व में नए बैंकों को लाइसेंस देने हेतु आवेदन पत्रों के सूक्ष्म परीक्षण हेतु के लिए उच्च स्तरीय पैनल गठित किया गया था, जिसने अपनी रिपोर्ट 2014 में दी थी। जी हाँ, विमल जालान जी के नेतृत्व में। तो सीधा प्रश्न आ जाता है कि विमल जालान कमेटी का गठन किस उद्देश्य के लिए किया गया? नए बैंकों को लाइसेंस देने के संदर्भ में। 1996 में जीवी रामकृष्ण की अध्यक्षता में विनिवेश आयोग का गठन भी किया गया था। विनिवेश प्रक्रिया क्या होती है, जिसको इंग्लिश में लिखा होता है डिसइन्वेस्टमेंट। यह सार्वजनिक उपक्रमों में अपने हिस्से की पूंजी को बेचकर अपने अंश पूंजी को कम करती है। सिंपल सी बात है, जैसे कोई भी कंपनी होती है अपनी हिस्सेदारी को कुछ हिस्से तक बेच देती है, कुछ परसेंट बेच देती है, उसी को हम कहते हैं हिस्सेदारी को बेचना। भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक उपक्रमों के शेयरों के पूंजी विनिवेश के लिए 1993 में रंगराजन समिति गठित की गई थी, सार्वजनिक उपक्रमों में शेयर के पूंजी के लिए। अब यहाँ पे और भी आगे की जानकारी हम लोग पढ़ते हैं जो इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करेंगे एफएसडीसी की, कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद, संघ की वित्त मंत्री इसका प्रमुख होता है, यानी कि जो वर्तमान में निर्मला सीतारमण जी हैं यही इसकी हेड होंगी, अध्यक्षता करेंगी। यह अर्थव्यवस्था के समष्टि सविवेक यानी मैक्रो प्रूडेंशियल पर्यवेक्षण का अन्वेक्षण भी करते हैं। ये सारी चीज हो गई। और स्वाभिमान योजना किससे संबंधित है? ग्रामीण बैंकों से संबंधित है स्वाभिमान योजना। केसीसी की बात करें तो क्रेडिट जो होता है किसान क्रेडिट स्कीम, यह किसानों को व्यापारिक बैंकों, सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से ऋण लेने में सुविधा प्रदान करता है। और यह योजना किसानों को निवेश साख के साथ साथ 2 उपभोग साख की भी प्रदान करते हैं। तो केसीसी धारकों को एटीएम डेबिट कार्ड निर्गत किए जाते हैं। बैंकिंग लोकपाल की नियुक्ति कौन करता है? आरबीआई करता है मेरे दोस्तों। कौन करता है? आरबीआई करेगा। बैंकिंग लोकपाल भारत में खाता रखने वाले अविनाशी नहीं दोस्तों, अनिवासी भारतीयों की शिकायत सुन सकता है, जिसे हम लोग एनआरआई कहते हैं। क्या कहते हैं? एनआरआई कहते हैं। अब यहां पे आपका मांग के नियम, जरा हम इसको पढ़ लेते हैं। लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या होती है दोस्तों? अन्य बातों के समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत और उनकी मांग के बीच में व्युत्क्रम संबंध होता है। सीधी सी बात है कि अगर हम सारी बातों को छोड़ दें, बस इतनी बात आपसे पूछी जाए कि अगर किसी वस्तु की कीमत लगातार बढ़ रही है तो उस वस्तु के प्रति क्या होगा? मांग क्या होगी? कम होगी या ज़्यादा होगी? तो सिंपल सा नियम होता है कि मांग उसकी घटती है। जैसे अगर हम बात करें कि टमाटर की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है तो एक समय के बाद क्या होगा? उसकी मांग गिरने लगेगी। फिर लोग टमाटर को अवॉइड करेंगे, पनीर में डालना बंद करेंगे, चटनी बनाना बंद करेंगे, सब्जी में डालना बंद करेंगे, तहारी में डालना बंद कर देंगे, क्योंकि मांग इतनी अधिक नहीं होगी, अर्थात प्राइस इतना अधिक हो जाएगा, धीरे धीरे उसकी मांग कम होने लगी। लेकिन वहीं पे जो गोल्ड होते हैं, जो महंगी चीजें होती हैं, या यूं कहें कि जो लग्जरी गुड्स होते हैं, इस पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। आप देखो ना, सोने का रेट जितना अधिक बढ़ रहा है उतनी अधिक उसकी डिमांड बढ़ रही है। क्यों? लोग इस डर से उसे खरीद रहे हैं कि आज नहीं खरीदा ना तो अगले 1 महीने बाद ये और महंगा हो जाएगा।
जबकि होना क्या चाहिए था, मांग का नियम क्या कहता है, जैसे जैसे कीमत बढ़ेगी वैसे वैसे मांग गिरती जाएगी। अगर सोने की कीमत आज 60,000 रुपये होगी तो लोगों को कम खरीदना चाहिए, खरीदना ही नहीं चाहिए, लोगों को हट जाना चाहिए कि नहीं जब नीचे होगा तभी हम खरीदेंगे। लेकिन 60,000 रुपये कीमत हुई तो लोग और खरीदने लगे जल्दी जल्दी। कल को 62,000 हो जाएगी, लोग और तेजी से खरीदेंगे। लोग क्या कहेंगे, जल्दी जल्दी खरीदो नहीं तो और महंगा हो जाएगा और ये हमारे लिए ज्यादा महंगा हो जाएगा। लेकिन वहीं पे लग्जरी गुड्स को छोड़ दो, रेगुलर यूज को देखो, जब चीजें महंगी होने लगती हैं तो लोग कहते हैं कि नहीं अब हम इसे नहीं खरीदेंगे, जब ये सस्ता होगा तब खरीद लेंगे। आपके घरों में भी ये एग्जाम्पल होता है दोस्तों, मैं वही एग्जाम्पल दे रहा हूं जिससे आप इजीली समझ सकते हो। तो लग्जरी गुड्स पे कभी भी रूल ऑफ डिमांड नहीं लगता है, लेकिन कॉमन चीजों पे लगता है कि जैसे जैसे उसकी कीमत बढ़ेगी वैसे वैसे मांग उसकी घटती जाएगी। जैसे अगर हम देखें कि यदि मांग बढ़ती है तो पूर्ति स्थिर रहती है तो कीमत बढ़ेगी, यदि मांग घटती है पूर्ति स्थिर रहती है तो कीमत घटेगी, ठीक है। और यदि पूर्ति घटती है और मांग स्थिर रहती है तो कीमत बढ़ेगी। तो इस चीज को इजीली आप समझ सकते हो सारी चीजों को। अब यहां पे और एक दो पॉइंट अगर देखें कुछ इंपॉर्टेंट हो, वैसे तो कुछ और खास है नहीं। चलिए, तो यहां तक आपने सारी चीजों को मेरे साथ पढ़ लिया। लगभग 3 लेक्चर लगे दोस्तों पूरे के पूरे 135 पॉइंट को डिस्कस करने में। मनी एंड बैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, इसलिए इसको बहुत आराम आराम से मैंने समझाया है ताकि आपकी मनी एंड बैंकिंग से रिलेटेड जो भी क्वेरीज होती है या जो प्रश्न गलत होने की संभावना होती है वो न्यूट्रलाइज की जा सके, कम कर दी जा सके और आपके प्रश्नों की संख्या बढ़ जाए। तो उम्मीद करता हूं वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 10 ह्यूमन डेवलपमेंट से संबंधित होगा, जो हमारा कल शुरू होगा। आज के लिए इतना ही, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ी वीडियो हो चुकी है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार हो तो क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। और इसकी PDF की डिटेल नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर से आप ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।